जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग संपूर्ण सामान्य अध्ययन को चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ चैप्टर को रिवीजन किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद के विषय में सही कथन है। पैगंबर मोहम्मद के विषय में सही कथन है, पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। ठीक है, दूसरा कथन हो जाएगा, पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था। ठीक है, तीसरा कथन है, पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। ये भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं? तो हदीस कहलाते हैं। कथन एवं कार्य हदीस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी नाद ए मुहम्मदी। नाद ए मुहम्मदी क्या है? तो ये पैगंबर मोहम्मद की जीवनी है। नाद ए मुहम्मदी का संकलन किसने किया है, यानी कि संकलित किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने। ये इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद ए मुहम्मदी का संकलन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता ही है, ये सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ पर स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब। अरब से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, देखते हैं। भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? तो मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने पर इस्लाम से संपर्क हुआ था भारत के लोगों को। ठीक है, भारत के लोगों को इस्लाम से संपर्क सबसे पहले मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो अरबों के द्वारा किया गया था। अरबों के द्वारा सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, ऊपर हम बता चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? देखिए, सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। सिंध की विजय 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन थे? देखिए, इनका प्रमुख अभियान था मोहम्मद बिन कासिम का देवल का अभियान, नीरून, सेहवान, दाहिर, ब्रह्मांडवाद, अरोर और मुल्तान। ठीक है, 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? तो नाफ्ता और मंजनीक। ये हथियार का नाम आपको याद रखना है, नाफ्ता और मंजनीक। ये एग्जाम में पूछा गया है, हथियार का नाम है नाफ्ता और मंजनीक। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शशनामा में मिलता है। शशनामा में सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। शशनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अरबी भाषा में। शशनामा अरबी भाषा में लिखा गया है, जिसमें सिंध का इतिहास लिखा गया है। शशनामा पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है? तो सिंध का वर्णन करता है। सिंध का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी? तो रावर के दुर्ग की रक्षा की थी। रावर के दुर्ग की। एक घटना लेनपुन का एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो लेनपुन का। ठीक है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय
कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो ये लेनपुन का है। ठीक है, लेनपुन एक तरह ये इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया था? तो महफूजा के नाम से नगर स्थापित किया था। किसके द्वारा? तो अरबों के द्वारा 731 ईस्वी में। किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा है? तो मुल्तान को स्वर्ण गृह अरब यात्रियों के द्वारा कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, अगर आप किसी भी सामान्य अध्ययन के किसी भी टॉपिक को रिवीजन करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में? देखते हैं। देखिए, गजनी राजवंश का संस्थापक तो अल्पतगीन था। अल्पतगीन ये गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान में। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था, कुल 17 बार। ठीक है, कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो ये भीमदेव प्रथम ने पुनर्निर्माण किया था सोमनाथ मंदिर का। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो भीम प्रथम था, भीम प्रथम। ठीक है, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? तो जयपाल को हराया था, जयपाल को सबसे पहले हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित सीता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो ये जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उद्भांड थी, उद्भांडपुर। ठीक है, उद्भांडपुर के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंदपाल ने किया था, आनंदपाल ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दीदा कहाँ की रानी थी? तो ये कश्मीर की रानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपने कौन से आक्रमण में मथुरा और कनौज के मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया था? तो 12वें आक्रमण में मथुरा और कनौज के मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया था 1018 ईस्वी में। ये 12वां आक्रमण था महमूद गजनवी का। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो कुलचंद मथुरा का शासक था, कुलचंद। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन संग्रह मुख्य उद्देश्य था, धन संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत की तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? तो जयपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल ये राज्यों के शासकों को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी, उतबी, फराबी, उजरी, तुसी, बैहाकी, उनसुरी और फिरदौसी। ठीक है, इनमें से इंपॉर्टेंट है अल-बरूनी, उतबी और फिरदौसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी ये दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, तारीख ए यामिनी के लेखक कौन था? तो उतबी था। तारीख ए यामिनी किसकी रचना है? तो उतबी की रचना है, ये बहुत बार पूछा गया है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो महमूद गजनवी। ठीक है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। ये भी पूछा जाता है कि शाहनामा किसकी रचना है? तो फिरदौसी का, और ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फारसी का होमर कहा जाता है? तो फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल-बरूनी ये प्रसिद्ध इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलबरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी के संबंध में सत्य कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। अगर पीसीएस लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान भी था, मुस्लिम था लेकिन संस्कृत का विद्वान भी था। वह त्रिकोण मिति का विशेषज्ञ भी था। इतने सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो ये खीवा, प्राचीन ख्वारिज्म, आधुनिक खीवा और प्राचीन ख्वारिज्म नाम है का रहने वाला था अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद विषय में सही कथन है। देखिए, भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है। दूसरा कथन है, मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का अध्ययन है ये किताब उल हिंद, जो कि अलबरूनी की रचना है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये अलबरूनी था। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये अलबरूनी का ही कथन है। अलबरूनी के अनुसार हिंदुओं का विश्वास था कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। यह कथन अलबरूनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी के अनुसार अंतज कौन थे? तो ये शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ थे। तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अलबरूनी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अलबरूनी की रचना है तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? तो ये हिंदू शाही थे, हिंदू शाही। कुषाणों के उत्तराधिकारी हिंदू शाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो अलबरूनी को। महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी ये अलबरूनी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अरबों की सिंध विजय से है फतहनामा ग्रंथ का संबंध। फतहनामा ग्रंथ में अरबों की सिंध विजय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो ग्रीक लोग नहीं सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महमूद गजनवी का हिंदू सेनापति कौन था? तो ये तिलक था, हिंदू सेनापति। मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपने बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो महमूद गजनवी ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था किस देवता से संबंधित है? तो ये शिव से संबंधित है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरू मलिक था, खुसरू मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी ने किए थे। संस्कृत मुद्रा लेख यानी कि संस्कृत में लिखा हुआ चांदी का सिक्का, मुस्लिम था लेकिन संस्कृत में लिखा हुआ चांदी का सिक्का, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? तो राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना ये महत्वपूर्ण प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र अस्थायी परिणाम क्या हुआ था? तो पंजाब को उसके शासन में मिलाया गया था। ठीक है, महमूद गजनवी के 17 आक्रमण हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे उनमें जो भी इम्पोर्टेंट हैं केवल हम लोग उसी को रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहला आक्रमण 1000 में हुआ था जो कि सीमावर्ती नगरों पर हुआ था, सीमावर्ती नगरों पर पहला आक्रमण 1000 में, और 1001 से 2 में दूसरा आक्रमण पंजाब पर हुआ था। ठीक है, तीसरा आक्रमण 1003 और 4 ईस्वी में हुआ था भेरा उक्स में। ठीक है, चौथा 1005 से 6 में मुल्तान में हुआ था। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। छठा आक्रमण 1008 से
8 ईस्वी में वह हिंद आनंद पाल द्वारा गठित संघ के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी में नगरकोट में हुआ था। 8वां आक्रमण 1010 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। 9वां आक्रमण 1013 से 14 में आनंदपाल पर हिंदुशाही राज्य के विरुद्ध हुआ था। और 10वां भी इम्पोर्टेंट है। 10वां आक्रमण 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर। 11वां आक्रमण 1015 से 21 में कश्मीर पर हुआ था। ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 17वां आक्रमण, जो कि 1026 से 27 ईस्वी में सोमनाथ पर हुआ था। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। मथुरा पर 13वां आक्रमण हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1018 ईस्वी में मथुरा पर हुआ था। बाकी के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मोहम्मद गोरी के बारे में देखते हैं। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? तो मुल्तान पर हुआ था 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूल राज द्वितीय के नाम से जाना जाता है। भीमराव द्वितीय इसने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया था। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। कि इनके बीच मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था? तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। वह द्वितीय युद्ध जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, ये तराइन के द्वितीय युद्ध हैं। ठीक है। इसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी और मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन है? तो ये पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो मोहम्मद गोरी से हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। किस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध ऊपर हम बता चुके हैं। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? तो हसन निजामी का ये कथन है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ये फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी खुसरू शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? तो जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। जम्मू के शासक के साथ मिल गया था खुसरू शाह के विरुद्ध। ठीक है। सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी? तो ये खोखर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जनजाति का नाम है खोखर। ठीक है। मोहम्मद गोरी के गजनी जाते समय किसने हत्या की थी? तो खोखरों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो तबकाते नासरी से मिलता है। तबकाते नासरी से विवरण मिलता है नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मोहम्मद गोरी के। मुस्लिम था लेकिन देवी लक्ष्मी हिंदू की देवी हैं। इनकी आकृति सिक्कों पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित है? तो मोहम्मद गोरी, ऊपर हम बता चुके हैं। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने प्राप्त किया था। नालंदा महाविहार का विध्वंस किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने। बहुत बार पूछा गया है। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। जिससे कि गुलाम वंश की शुरुआत होती है। आगे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं।
मुहम्मद गोरी के आक्रमण को देखते हैं। मुल्तान पर 1175 में, अनहिलवाड़ पर 1178 ईस्वी में, पेशावर पंजाब पर 1179 ईस्वी में, ठीक है। सिंध पर 1182 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी हार गया था और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, जिससे कि गोरी की विजय हुई थी और भारत पर सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। कन्नौज यानी कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। बिहार बख्तियार के नेतृत्व में 1197 में जीता गया था। बुंदेलखंड ऐबक के नेतृत्व में 1202 से 3 ईस्वी में। बंगाल बख्तियार के नेतृत्व में 1204 से 5 ईस्वी में, ठीक है। बिहार 1197 और बंगाल 1204 से 5 ईस्वी में ये बख्तियार के नेतृत्व में जीता गया था। भारत पर तुर्की आक्रमण के संदर्भ में सत्य कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, ये सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सही है, क्योंकि राजनीतिक एकता नहीं होने के कारण ही ये तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? तो एम हबीब का ये कथन है, एम हबीब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, फिर तैमूर। ये भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है। क्रम आप कभी कभी आप लोगों को सजाने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम 2 नंबर पे हो जाएगा, महमूद गजनबी तीसरा आया था, मोहम्मद गोरी और चंगेज खां लास्ट में तैमूर, ठीक है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो राजनीतिक एकता का अभाव था, राजनीतिक एकता का अभाव। भारत में तुर्कों की विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण था घुड़सवार सेना का इस्तेमाल, ठीक है। तुर्की घुड़सवार सेना का इस्तेमाल करते थे, ये भी एक प्रमुख कारण थे, लेकिन कई कारण थे, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।